हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 7 दैट इज़ इंटीग्रल्स। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। आपके एकेडमिक्स की देखा जाए तो एकेडमिक्स में भी और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के नज़रिए से देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे इम्पोर्टेंट चैप्टर और आपके 12th सिलेबस में कुछ नहीं है, ठीक है। आगे जितनी भी आप हायर स्टडीज़ करोगे बहुत ज़्यादा यूज है इसका। इसके बिना आपका फिजिक्स में जो आप डेरिवेशन करते हो, बहुत सारी डेरिवेशन जो है इंटीग्रल्स की हेल्प से हो जाती हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बच्चे इसको बहुत ही डिफ़िकल्ट चैप्टर समझते हैं, बट अगर इसको कंसेप्ट वाइज आप स्टडी करोगे तो बहुत सिंपल चैप्टर है। इससे सिंपल कुछ नहीं लगेगा आपको बुक में, ठीक है। डिफरेंशिएशन आप पढ़ चुके हैं। डिफरेंशिएशन पिछले वाले चैप्टर में हमने डिफरेंशिएशन कवर किया था। अगर आपने डिफरेंशिएशन अभी तक नहीं पढ़ा है तो पहले डिफरेंशिएशन पढ़ें। ये चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा अगर डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो इंटीग्रल होता है, इंटीग्रेशन बोलते हैं दिस प्रोसेस। जैसे वहाँ पे डिफरेंशियल होता है और प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं, मतलब फाइंडिंग डिफरेंशियल इज नोन एज डिफरेंशिएशन। इसी तरह से इंटीग्रल्स को फाइंड करना हम इंटीग्रेशन कहते हैं उसको, ठीक है। इंटीग्रेशन इज ए प्रोसेस एंड इंटीग्रल इज जस्ट ए थिंग, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि इंटीग्रल क्या है कि जस्ट ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये रिवर्स ऑफ डिफरेंशियल है, ठीक है। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है अच्छे से तो बहुत इजी हो जाएगा ये डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल बहुत इजी हो जाएगा। सिंबल वगैरह देख लेते हैं यहाँ पे कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह का एक सिंबल लगाते हैं नॉर्मली, जैसे डिफरेंशिएशन में आप लिखते हो dy अपॉन dx, इसी तरह से इंटीग्रेशन में हम एक सिंबल लगाते हैं इस तरह का, ठीक है। हुक टाइप होता है, ऊपर से भी हुक टाइप होता है, नीचे से भी हुक टाइप होता है। इसके अंदर क्या लिखते हैं हम, फंक्शन लिखते हैं fx और यहाँ पे लिखते हैं dx, ठीक है। अब इनका मीनिंग समझ लो कि इसको कैसे कैसे क्या कहते हैं। ये तो हो गया आपका सिंबल, ये हो गया सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया ये, ठीक है। ये वो फंक्शन हो गया fx, जिस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, फंक्शन, ये फंक्शन हो गया आपका। x क्या है, वेरिएबल है यहाँ पे, ओके, x वेरिएबल हो गया। और ये dx का मतलब क्या है, dx है कि आप विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन कर रहे हो। dx का मतलब है कि इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, इसका मतलब है ये, ठीक है। समझ गए। तो सबसे पहले आपको ये टर्म्स का समझना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद में अब ज़्यादा कुछ इस चैप्टर में नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन के जितने भी आपने फॉर्मूले पढ़े थे, डिफरेंशिएशन के जितने भी आपने फॉर्मूले पढ़े थे, किसी भी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करो तो जो वैल्यू आती है उसका अगर इंटीग्रेशन कर दोगे तो डिफरेंशिएशन में जो फंक्शन आपने यूज़ किया था वो आ जाएगा आंसर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स, मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लेके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो, जैसे मैं कह रहा हूँ कि रिवर्स प्रोसेस है इस डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो है रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। तो अगर हम d/dx करते थे किसका, x स्क्वायर प्लस 5 का d/dx अगर हम करते, पहले x का ले लो, x का d/dx करते थे तो आंसर क्या आता था हमारा, आंसर आता था 1, ठीक है। तो अगर हम 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, अगर हम 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, x आना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन में ये फंक्शन लिया था, आंसर ये आ गया था। अब अगर आंसर का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा आंसर जो आना चाहिए वो ये फंक्शन आना चाहिए। समझ गए बात, ओके। अब एक d/dx ऑफ, मैं ले लेता हूँ x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 2x प्लस 0 आएगा, दैट मीन्स 2x, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा
2x dx, ठीक है। तो आंसर जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए, ओके। लेकिन इंटीग्रेशन की यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि खाली फंक्शन ही आ सकता है, कांस्टेंट आप वैल्यू इससे फाइंड नहीं कर सकते हो। आगे पढ़ेंगे हम लास्ट में, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रल भी एक इसका पार्ट है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो हम फाइंड करेंगे कांस्टेंट की वैल्यू। तो डी बाई डी ये 2x dx की जो वैल्यू आएगी वो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी x² प्लस c आ जाएगी, ठीक है। c का मतलब क्या है कि c का मतलब है कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू एग्जैक्टली आप नहीं फाइंड कर सकते, आगे जब जाएंगे तो समझेंगे इसको, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में क्या देख रहे थे हम कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या आ जाता था, n इंटू एक्स की पावर n-1 आ जाता था। तो हम अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, अगर हम n(x टू द पावर n-1 को इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, x टू द पावर n। और एक कांस्टेंट लिख देते हैं यहाँ पे, हर एक इंटीग्रेशन में हम क्या लिख देते हैं, एक कांस्टेंट लिख देते हैं। कांस्टेंट सबसे बाद में लिखेंगे। तो अभी थोड़ा सा इसको जनरलाइज करते हैं कि आखिर फॉर्मूला क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x टू द पावर n-1 dx इज इक्वल टू हो जाएगा x टू द पावर n अपॉन n, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ गए आप, देखो डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं किसी फंक्शन का, किसी पॉलिनोमियल फंक्शन का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहले लिखते हैं उसका मल्टीप्लायर, उसका जो पावर होती है उसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, और जो उसकी पावर होती है वो एक माइनस हो जाती है। बट इंटीग्रेशन में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे x टू द पावर n-1 था, तो जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो n-1 पावर n बन गई और यहाँ नीचे डिवाइड हो गया, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में हम n की मल्टीप्लाई कर रहे थे, पावर एक माइनस हो जा रही थी। इंटीग्रेशन में n डिवाइड हो जाएगा और पावर उसकी ऐड हो जाएगी एक, समझ गए बात। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ कि x की पावर n dx इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा x की पावर n+1, एक पावर ऐड हो गई और नीचे आ जाएगा आपका n+1, ठीक है। x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, क्योंकि एक ऐड होके आ जाता है, x की पावर n-1 है तो n हो जाएगा और ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। और एक कांस्टेंट हम लगा देते हैं, ठीक है। कांस्टेंट आपको जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे तो एक कांस्टेंट की वैल्यू आपको कांस्टेंट एक लिखना ही पड़ेगा हर एक फॉर्मूले में, ओके। अभी कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं। आपने कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े होंगे। ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने, कोस एक्स। तो इसका मतलब है कि भाई अगर कोस एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या वैल्यू आनी चाहिए, साइन एक्स प्लस सी आनी चाहिए। कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना इसमें। बहुत सारे बच्चे जो है फॉर्मूलों से ही कन्फ्यूज रहते हैं कि सर इसमें तो बहुत फार्मूले हैं, लेकिन अगर आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ा है तो आपको कोई भी फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, तो ये क्या होता है, sec² x होता है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे अगर तो क्या आएगा, 10x आएगा, 10x प्लस c आ जाएगा। तो जितने भी फॉर्मूले हैं सब यहाँ से आपके डिफरेंशिएशन वाले यूज़ होंगे, ठीक है। कोई भी नया फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, ओके। तो ये यहाँ पे अभी ये तो कुछ फॉर्मूले लिए मैंने, एक तो पॉलिनोमियल का ले लिया, एक मैंने ट्रिग्नोमेट्री के ले लिए, ओके। तो 1 बाई 1 मैं इसको करके आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से फॉर्मूले हैं इसमें। तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कोस एक्स का अगर डी बाई डी एक्स करें तो कितना आता है, साइन एक्स आता है। तो यहाँ पे अगर हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना आएगा, माइनस कोस एक्स आएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा क्या है कि डी बाई डी एक्स ऑफ 10x इज इक्वल टू sec² x। तो अगर sec² x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आना चाहिए, 10x आना चाहिए, प्लस c तो सब में ऐड करना है। और एक फॉर्मूला है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ sec x, लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, sec x 10x। इसका मतलब है कि sec x 10x का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए sec x प्लस c।
एक है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कोसेक एक्स। माइनस कोसेक एक्स का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आंसर आता है? आंसर आता है आपका कोसेक एक्स कोट एक्स। तो अगर हम कोसेक एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आंसर आएगा? माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, तो जितने भी को वाले जितने आ रहे हैं, जब आंसर जो है आपका को में आता है तो आप क्या देख रहे हो कि नेगेटिव सिंबल यूज़ हो रहा है, नेगेटिव साइन यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स को क्या लिखते हो आप? इसको लिखते हो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पे सिंपल प्रोसेस है कि भाई डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट को क्या लिखोगे आप? इसको लिख दोगे साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, ओके। इसी तरह से टेन इनवर्स लिख दोगे, इसी तरह से कोट इनवर्स लिख दोगे, साइन इनवर्स लिख दोगे, सेक इनवर्स लिख दोगे। और डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, बाकी मैं लिख नहीं रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स को ई टू द पावर एक्स लिखेंगे। तो ई टू द पावर एक्स का तो चाहे डिफ्रेंशिएशन कर लो चाहे इंटीग्रेशन कर लो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वैल्यू उसकी सेम रहती है। ठीक है, और क्या है? लोग का देख लो, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, लॉग एक्स क्या है? इसमें आपका मोड फंक्शन ले लिया इसने, तो इसकी वैल्यू हमेशा होती है 1/x। तो भाई अगर 1/x का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा आपका log x। ठीक है, log x प्लस सी आ जाएगा। उसके बाद एक पढ़ा था आपने कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स अपॉन log a इज इक्वल टू होता है ए टू द पावर x। तो यहाँ पे अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे, इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे ए टू द पावर एक्स डी एक्स, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? उसकी वैल्यू ये आएगी ए टू द पावर एक्स अपॉन log ई ए। नॉर्मली क्या है कि जितने भी वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आ रहे थे तो यहाँ पे डिवाइड में आ रहे हैं वो। ठीक है, log ई ए वहाँ पे मल्टीप्लाई में आता था, ए टू द पावर एक्स का अगर डिफ्रेंशिएशन करें तो ये log ए ये मल्टीप्लाई में आता था, यहाँ पे डिवाइड में आ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़े छोटी सी बातें आपको सिर्फ याद रखनी है। ओके, अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? जैसे हमने डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया था आपको, इसी तरह से डिफरेंशिएशन का भी एक इंटीग्रेशन का भी एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिकली हम इंटीग्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं कि आखिर इंटीग्रेशन क्यों पढ़ते हैं, क्या इसका यूज़ है और इसका मीनिंग क्या है। देखो, यूज़ तो समझ में आ जाता है लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग जो है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ पाता है। जैसे डिफरेंशिएशन का मीनिंग बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ पाता है, लेकिन आई होप कि चैप्टर आप पढ़ने के बाद, ये चैप्टर और आगे वाला जो चैप्टर है, इन दो चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको कभी भी लाइफ में डाउट नहीं आएगा, लाइफ में कभी भी ये समस्या नहीं होगी कि भाई इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, सो इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो थोड़ा देख लो। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाऊंगा। अगर एक फंक्शन ले लिया मैंने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक ले लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। आप क्या देखोगे, इन सब की ब्यूटी क्या है कि इन सब का जो इंटीग्रेशन है, इन सब का इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनका डिफरेंशिएशन सबका कितना होगा? किसी का भी आप डिफरेंशिएशन कर लो, सबका डिफरेंशिएशन 2x आएगा। बाद में मैंने क्या किया है, कांस्टेंट ऐड कर दिया है या कांस्टेंट सब्सट्रैक्ट कर दिया है। तो मैं इन ग्राफ को थोड़ा खींच लेता हूँ। ये क्या है? सिंपल आपका पैराबोला का इक्वेशन है। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनेगा इनका? इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो इसका पैराबोला ये बन जाएगा। ठीक है, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका पैराबोला कहीं यहाँ पे बनेगा। और ये इनकी खास बात क्या होगी कि एक दूसरे के पैरेलल कर्व बनेंगे सब। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 कहीं इस तरह बनेगा, एक दूसरे के पैरेलल जाएंगे सब। एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऐसे बनेगा। ठीक है,
तो ये क्या होगा, ये 0 होगा, यहाँ पे ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा। ओके, और y = x² - 1 कैसे बन जाएगा, वो ऐसे बन जाएगा, सब एक दूसरे के पैरेलल जाएंगे। ओके, ये हो जाएगा यहाँ पे -1 -2, ये वाला कैसे बनेगा। देखो इसमें अगर डाउट आएगा आपको तो 3D ज्योमेट्री है आपका, वहाँ पे सब ज्योमेट्री की क्लास में ये सारी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। -3, तो यहाँ पे ये पैराबोला ये बनेगा। ठीक है, ये जस्ट मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये कहीं सिलेबस में नहीं है, कहीं आने वाला नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि इंटीग्रेशन का मतलब एक्चुअली होता क्या है। तो अब मैं अगर एक यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँ जो कि पैरेलल हो y एक्सिस के, ठीक है, मैं कोई भी एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x = a। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखोगे कि इस पॉइंट पे जहाँ पे ये इन कर्व्स को कट कर रहा है, इन पॉइंट पे एक खास बात आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, इन पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे सो टेंजेंट कुछ ऐसी आएगी। टेंजेंट क्या आएगी, कुछ इस तरह से आएगी। ओके, तो दीज ऑल टेंजेंट्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि ये कर्व ही एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये टेंजेंट भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ओके, सो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कि इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन d/dx dy/dx सभी केस में जो है 2x आ रहा है। ठीक है, बट अगर हम 2x का इंटीग्रेशन करते हैं, अगर हम 2x का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा, x² + c आएगा। अब ये c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, c की वैल्यू 0 हो सकती है, c की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, -3 हो सकती है। तो अब ये क्या दिखा रहा है आपको, ये दिखा रहा है आपको फैमिली ऑफ कर्व्स। x² + c इज नथिंग बट इट इज़ ए फैमिली ऑफ कर्व्स जो एक दूसरे के पैरेलल है। ये देखो, ये सारे के सारे कर्व इस इक्वेशन से हम दिखा सकते हैं, x² + c। ये जितने भी यहाँ पे कर्व बनेंगे, ऊपर तक बनेंगे, नीचे तक बनेंगे, ये सारे के सारे कर्व केवल एक इक्वेशन से हम दिखा सकते हैं, दैट इज x² + c। सो इंटीग्रेशन क्या करता है, इंटीग्रेशन जो है आपका वो क्या दिखाता है, फैमिली ऑफ कर्व्स दिखाता है, फैमिली ऑफ कर्व्स। एक ही फैमिली के कर्व हैं ये सब। ठीक है, एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन सब की। तो किसी भी फैमिली ऑफ कर्व्स को हम दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके, अब इसके हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सिंपल प्रॉपर्टीज हैं। जो प्रॉपर्टीज आपकी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज आपने डिफरेंशिएशन की पढ़ी थी, वही सारी की सारी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज यहाँ पे इंटीग्रेशन की भी होती है। ठीक है, जैसे किसी डिफरेंशिएशन को हम +- कर देते थे, उसी तरह से इंटीग्रेशन भी है। देखो, पहली चीज़ तो हमें ये समझनी है कि किसी भी फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, ये फर्स्ट डेरिवेटिव लिया मैंने f'(x), तो इसका जो आंसर आएगा वो fx + c आएगा। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि fx ± gx अगर लिख दिया हमने और इस सब का इंटीग्रेशन कर दिया, तो हम इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं कि fx dx ± gx और dx। ठीक है, इसको हम +- करके अलग अलग लिख सकते हैं। और एक चीज़ और है कि चाहे आप fx dx लिखो, चाहे आप gx dx लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तीसरी चीज़ है कि अगर कोई कांस्टेंट हो इसके अंदर k fx dx, तो हम इसको बाहर लिख सकते हैं, k को जो है बाहर आ जाएगा ये। ओके, ये प्रॉपर्टी है तीसरी प्रॉपर्टी इसकी। और अब पढ़ते हैं हम इसके कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, अभी हम इसको जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, इनको थोड़ा हम यूटिलाइज़ करते हैं अब, और यूटिलाइज़ करके देखते हैं कि हमने अपने नॉलेज को कितना बढ़ाया है। ओके, कुछ भी नया नहीं पढ़ा हमने यहाँ पे, जस्ट जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा था उसी को जस्ट हमने रिवाइज किया है। तो डिफरेंशिएशन वाले सारे फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ होंगे। तो इंटीग्रेशन को, इंटीग्रल को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं इसको।
तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 में पूछ रहा है वो को राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के हेल्प करते लेते हुए हमें इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। एंटी डेरिवेटिव मतलब ये फाइंड करना है, ठीक है। अब हमें वो चीज़ देखनी पड़ेगी, ऐसा हमें एक फंक्शन देखना पड़ेगा कि जिसका डिफरेंशिएशन cos 2x आ जाता हो, ठीक है। cos 2x किसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, sin 2x को अगर हम डेरिवेट करें तो आंसर कितना आएगा, cos 2x, बट इसमें मल्टीप्लाई फिर 2 भी हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2 यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या रखना पड़ेगा, 1/2। तो 1/2 अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1/2, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब cos 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, sin 2x/2। बहुत सिंपल है। तो बाय इंस्पेक्शन वी कैन फाइंड आउट कि भाई d/dx ऑफ sin 2x/2 इज इक्वल टू cos 2x। इसका मतलब क्या है कि cos 2x का अगर हम एंटी डेरिवेटिव फाइंड करें तो वो कितना आ जाएगा, 1/2 sin 2x, और यहाँ पे कांस्टेंट हमेशा की तरह ऐड कर देना है, ठीक है। समझ गए बात, ओके। अब हम दूसरा इसी तरह का एग्जांपल ले लेते हैं। इसी का एक सेकंड पार्ट दिया है, तो वो भी हमें इंस्पेक्शन के हेल्प से करना है। ये दिया है उसने 3x² + 4x³। तो 3x² + 4x³, अब ये देखो किस में आएगा, अगर हम x⁴ + x³ का डेरिवेटिव कर दें तो क्या आंसर आएगा, 4x³ + 3x², ठीक है। 4x³ + 3x²। तो इसका मतलब क्या है कि 4x³ प्लस तो इसका मतलब ये है कि 4x³ + 3x², इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो आंसर क्या आएगा, x⁴ + x⁴, और यहाँ पे c आ जाएगा कांस्टेंट। इसी का एक थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी इसी तरह हो जाएगा। उसमें log फंक्शन दिया है, तो 1/x को मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 1/x का हमेशा जो है एंटी डेरिवेटिव क्या आएगा, log mod x आएगा। x की वैल्यू प्लस होगी तब भी 1/x आएगा, x की वैल्यू माइनस होगी तब भी वैल्यू 1/x आएगी। अब करते हैं कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 2 देखो। एग्जांपल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, एग्जांपल नंबर 2 इसका फर्स्ट पार्ट दिया है x³ - 1/x² dx। तो इसको हम सेपरेट कर लेंगे, x³ / x² - 1/x² dx। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये बचेगा x - 1/x² dx, ठीक है। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है, x⁴ dx इज इक्वल टू x⁴ n+1/n+1। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, x⁴ कितना है, 1 है यहाँ पे, तो x⁴ माइनस यहाँ पे x की पावर कितनी है, -2 है ये, ठीक है। तो -2 है तो x⁴ -2 + 1/-2 + 1, और ये हमेशा की तरह कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी x²/2 माइनस x⁴ -1/-1। ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ x²/2 + 1/x, ये x नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना है इसको, प्लस एक कांस्टेंट लिख दो c, ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही करना है, x⁴ 2/3 + 1, तो वहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 2/3 आ जाएगी, ठीक है। तो किसी भी इंडेक्स के लिए ये फॉर्मूला ट्रू है, नॉट ओनली फॉर इंटीजर्स। n की वैल्यू जो है कोई भी रियल नंबर हो सकती है, ओके। 1/2, 1/3, 1/4 कुछ भी हो सकता है, ओके। अभी हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस ले लेते हैं। ये तो हो गए आपके पॉलिनोमियल रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है उसने कि sin x + cos x, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। सिंपल है, साइन का हो जाएगा -cos और cos का हो जाएगा साइन, और आंसर यहाँ पे एक
इंटीग्रेशन कांस्टेंट लग जाएगा। दूसरा दिया है उसने कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स डी एक्स, मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स कोट एक्स और इसका डी एक्स। ठीक है, कोसेक स्क्वायर का क्या होता है माइनस कोट एक्स होता है और कोसेक एक्स कोट एक्स का माइनस कोसेक एक्स होता है। एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया। ठीक है, ओके। उसके बाद है एक थर्ड क्वेश्चन और दिया उसने। थर्ड में क्या दिया है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इसको टर्म को स्प्लिट कर लो, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन अपॉन कोस स्क्वायर साइन अपॉन कोस 10 और 1 अपॉन कोस सेक, तो सेक स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा सेक एक्स 10x। इसका इंटीग्रेशन कर दो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या पढ़ा था हमने 10x पढ़ा था माइनस इसका पढ़ा था सेक एक्स प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया c। ठीक है, उसके बाद करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, सिंपल ही है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, इंटीग्रेशन आप इजीली निकाल सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कह रहा है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स, उसने दे दिया आपको 4x³ माइनस 6, इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो एंटी डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं 4x³ माइनस 6, इसका हम एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4x⁴ अपॉन 4 माइनस 6x प्लस c, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो x⁴ माइनस 6x प्लस c, ये आ गया इसका एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये कह रहा है तो ये फंक्शन कोई बन गया, मान लेते हैं कैपिटल एफ एक्स, तो उसने क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव f, उसने बोला है कि कैपिटल F इज़ द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन वेयर f0 इज इक्वल टू 3। अब उसने दे दिया कि f0 जो है वो 3 के बराबर है, तो यहाँ पे x की जगह पे 0 रखो, तो x की जगह पे 0 रखोगे तो क्या बनेगा f0 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 रखा माइनस 0 रखा प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 3 आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। तो अब c की वैल्यू इसमें रख दो तो f(x) क्या आ जाएगा x⁴ माइनस 6x प्लस 3। तो यहाँ पे आपने अगर कोई कंडीशन आपको दी हो तो कंडीशन की हेल्प करते हुए आप जो है कांस्टेंट की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपको जो है, अब इसमें कुछ कंपैरिजन पढ़ लेते हैं, कुछ जनरल क्या डिफरेंस होता है डिफरेंशिएशन के अंदर और इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है, अभी तक आई थिंक वो चीज़ें आपको समझ आ गई होगी, बट मैं फिर भी एक रिवाइंड रिकैप थोड़ा कर देता हूँ। देखो, जैसे सारे के सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, इसी तरह से ज़रूरी नहीं है कि हर एक फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल हो। ठीक है, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कहीं पे किसी पॉइंट पे इंटीग्रेबल नहीं होते हैं, वो सब आपकी जो बुक है बुक के स्कोप के बाहर है। जब आप हायर स्टडीज़ में जाओगे तो वो सब चीज़ें आप वहाँ पे पढ़ोगे कि कैसे फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं, कैसे फंक्शन डिफरेंशिएबल तो पढ़ चुके हो आप, बट इंटीग्रेबल फंक्शन कैसे होते हैं, कहाँ पे इंटीग्रेबल नहीं होते हैं, वो आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में। ठीक है, ओके। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज़ यूनिक, डेरिवेटिव हमेशा यूनिक होता है, बट इंटीग्रेशन यूनिक नहीं होता है। इंटीग्रेशन इज़ डिपेंडिंग अपॉन द कांस्टेंट, कांस्टेंट आता है ना सी आता है, तो सी की वैल्यू पर डिपेंड करेगा इंटीग्रेशन। ओके, इससे नेक्स्ट चैप्टर में आप डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ोगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन यूनिक होता है क्योंकि उसकी वैल्यू जो है गिवन होती है, इसलिए वो यूनिक होता है। ओके, डिफरेंशिएशन में आपने क्या पढ़ा था कि जब भी किसी पॉलिनोमियल का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक पावर लेस हो जाती है। इंटीग्रेशन में इसका अपोजिट है, जब हम किसी पॉलिनोमियल का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी 1 डिग्री बढ़ जाती है। ठीक है, ओके।
और ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देख लिया आपने। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट फाइंड करें तो उस टेंजेंट का जो ग्रेडियंट होता है दैट इज द डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन का मैंने आपको बता दिया ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि किसी भी फैमिली ऑफ कर्व को हम एक सिंपल इंटीग्रेशन की हेल्प से दिखा सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन का यूज़ आपने पढ़ लिया, पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था। तो डिफरेंशिएशन का यूज़ आप कहाँ कहाँ होता है? डिफरेंशिएशन का यूज़ होता है वेलोसिटी फाइंड करने में और एक्सेलरेशन फाइंड करने में और रेट ऑफ चेंज फाइंड करने में। यहाँ पे उसका उल्टा है, यहाँ पे पिछले वाली क्वांटिटी जैसे आप एस फाइंड करने में, जैसे आपने क्या पढ़ा था कि v इज इक्वल टू होता है ds अपॉन डी टी, a इज इक्वल टू होता है dv अपॉन डी टी। तो डिफरेंशिएशन से आपने वेलोसिटी फाइंड कर लिया, a फाइंड कर लिया, बट विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन आप s फाइंड कर सकते हो। s जो फाइंड होगा वो फाइंड होगा विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में आगे की तरफ चलते जाते हैं और इंटीग्रेशन में पीछे की तरफ चलते जाते हैं। ओके, सो डिफरेंशिएशन में भी लिमिट इन्वॉल्व होती है, इंटीग्रेशन में भी लिमिट इन्वॉल्व होती है, बट ये आउट ऑफ स्कोप है आपकी बुक से। ये आप हायर स्टडीज़ में जाके आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और नॉर्मल तो पता ही है आपको कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। तो ये यहाँ पे आपका क्लास 12th का जो मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे ख़त्म किया है। अभी हम आगे जो पढ़ने वाले हैं डे 2 डे 3, आई थिंक इसमें काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो मैं इसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर करके इस चैप्टर को बनाऊँगा। ओके, तो डे 1 में आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा, डे 2 में आप कैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं उसके डिफरेंट मेथड्स आप पढ़ोगे। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन के साथ, जिससे कि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।